नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। जरा सोचिए, आपके लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला केस समझना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एल्विश ने किसको सांप का जहर बेचा और कौन कौन उसके साथी हैं, ये सब पता करने से आपका भला हो सकता है। आप जरा सोचिए, गौर से सोचिए कि सिलसिलेवार सोचिए हो क्या रहा है। दरअसल एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है और कहता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित जानकारी 12 मार्च तक पूरी सार्वजनिक कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर एसबीआई रिक्वेस्ट करता है कि उसको 6 जून तक की मोहलत दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत नहीं दी और कहा कि एसबीआई चुनाव आयोग को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित पूरी जानकारी दे दे। फिर एसबीआई चुनाव आयोग को लॉलीपॉप पकड़ा देता है, यानी आधी अधूरी जानकारी। इस आधी अधूरी जानकारी में इतनी बात तो साफ हो जाती है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा पर आया है। दूसरे नंबर की पार्टी टीएमसी है। अब मैं आपको बता दूं कि पहली और दूसरी पार्टी में करीब 4.5-5 हजार करोड़ का अंतर है। खैर, इसी सबके बीच एल्विश यादव की गिरफ्तारी। एल्विश यादव को नोएडा की थाना सेक्टर 20 पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और ऐसा चलने लगता है कि एल्विश यादव ना जाने कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो और देश को केवल उसी की खबर जानने का अधिकार हो। पल पल में एल्विश यादव की ही खबर दिखाई जा रही है। एसबीआई इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित जानकारी दे रहा है या आधी अधूरी दे रहा है, इस बारे में जनता का ध्यान हटाने के लिए चैनलों को एक काम पर लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्कैम खोलने की ठान ली है। देश के लिए एल्विश यादव जरूरी हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए और चल रही राजनीति के लिए ज़रूरी है कि जनता को, आवाम को पता चले कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है और कौन कितना ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन अपना रहा है। खबरों के अनुसार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करीब 6,500 करोड़ का चंदा आया है, जबकि दूसरे नंबर पर टीएमसी है। टीएमसी को करीब करीब 2,2500 करोड़ का चंदा मिला है। तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस। करीब आधा दर्जन राजनीतिक दलों का चंदा जोड़ भी लिया जाए तब भी बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। कई ऐसी खबरें भी आई हैं कि चंदा देने वाली वो सब कंपनियां हैं जो ईडी के टारगेट पर थी। ईडी ने छापेमारी की, सीबीआई ने छापेमारी की और उसके बाद इन कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। चलिए छोड़िए, हो सकता है ये आपके लिए ज़रूरी खबर ना हो, लेकिन एल्विश यादव पर लौटते हैं। एल्विश के साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईश्वर और विनय, बताया गया है कि राहुल के ये दोनों दोस्त थे। ईश्वर बैंकेट हॉल चलाता है और जबकि विनय जहर सप्लाई करने में उसका साथ देता है। परते दर परते खुलती जा रही है, लेकिन मैं आपको अब स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ कि कब क्या क्या हुआ। दरअसल नोएडा की थाना सेक्टर 49 पुलिस होशियारपुर में बने एक बैंकेट हॉल पर छापा मारती है। बैंकेट हॉल का कौन मालिक है उससे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई, लेकिन छापेमारी के दौरान कई सपेरे पकड़े जाते हैं, राहुल पकड़ा जाता है और सांप भी उनके पास से बरामद होते हैं। पता चलता है कि पूरी डील में एल्विश यादव भी शामिल था, लेकिन पुलिस के आने से पहले पहले एल्विश
यहां से भाग निकला। जरा सोचिए, एक यूट्यूब चैनल से करोड़ों रुपए की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां एल्विश ने कैसे बना ली? कहीं ना कहीं तो कोई झोल है। उसके माँ बाप खुद को ऐसा शो कर रहे हैं कि हम बेहद परेशान हैं और हमारा बेटा सच्चा है। लेकिन आप अपने आप से भी पूछिए, क्या लाखों रुपए की कमाई से कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति बना सकता है? करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीद सकता है? कहने के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने दोस्तों से मांगता था। खैर, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे चक्कर में थाना सेक्टर 49 प्रभारी और 4 अन्य पुलिसकर्मी पर गाज गिरती है। उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। फिर केस ट्रांसफर हो जाता है थाना सेक्टर 20। लेकिन उसके बाद भी एल्विश पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर एल्विश नोएडा पुलिस पर ही टिप्पणी कर देता है, सवाल उठा देता है, चेतावनी दे देता है। पुलिस की नींद खुलती है, अरे ये कौन हमें चेतावनी दे रहा है? फिर पुलिस एक के बाद एक सबूत एकत्र करती है, इकट्ठा करती है, एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाती है। मगर ऐसा मानो जैसे घर में मेहमान आए और चले गए, उस तरह से पूछताछ हुई और एल्विश चला गया। अब पुलिस ने ठान ली कि इस बार तो छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस से लोगों का एतबार उठ रहा है। लोग सोचते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई होगी तो एल्विश जेल चला जाएगा। सबूत इकट्ठा करती है, एल्विश को फिर गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब एल्विश की जमानत के लिए लगातार वकीलों की फौज कोर्ट में जा रही है। कोर्ट में हड़ताल है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया पेशे से वकील भी हैं, वो जाते हैं। लेकिन वकील, स्थानीय वकील उनका विरोध शुरू कर देते हैं। वो इसलिए कि जब कोर्ट की हड़ताल है तो आप जमानत पर कैसे सुनवाई कराने आ गए, कैसे केस लगाने आ गए? इसको लेकर कोर्ट में कहासुनी होती है और उनका बैंड, यानी जो वकीलों का बैंड लगा होता है गौरव भाटिया का, वो वकील गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में उतार देते हैं। फिर हल्ला कटता है सोशल मीडिया पर भी और खबरिया चैनलों पर भी। दिखाने की होड़ मचती है, ईश्वर और विनय की गिरफ्तारी। खैर, आप सुनिए एडीसीपी क्राइम शक्ति मोहन क्या कह रहे हैं। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी संदर्भ में आज 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है, जहां पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एल्विश यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन तरह की पार्टियां कराता था और एल्विश विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपने सुना कि क्या कहा? ऐसा लगने लगा है कि देश के लिए एल्विश और एल्विश को अहम बनाने में ये खबरिया चैनल जुट चुके हैं। देश का प्रतिष्ठित चैनल उसके माँ बाप को बुलाकर बिठा लेता और ऐसे बात करता है, जनता को वाकई बड़ा खुश कर देगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो ये बात ही नहीं करने को तैयार। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड को भी जारी करने और मैच करने के लिए एसबीआई को डेडलाइन दे दी है।
लोकसभा चुनाव से पहले यदि ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो हमारी भोली भाली जनता को भी पता चल जाएगा कि कौन सेवक है और चौकीदार है और कौन सही राजनीति कर रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।